तो शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो ऊपर से तो एक ट्रेड डील लगती है, पर इसकी जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी हैं। हाल ही में कनाडा और चीन के बीच एक बड़ी डील हुई। इसमें कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो 100% टैरिफ था वो हटा दिया है, और अब इस पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वो खुश नहीं है। उन्होंने कनाडा को एक सार्वजनिक चेतावनी दे डाली है। आज हम इन्हीं स्रोतों की गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप असल में कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब इस चेतावनी के पीछे का नैरेटिव क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, आर्कटिक क्षेत्र में असल में चल क्या रहा है। बिल्कुल, और ये चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं है। ये यूं समझ लीजिए कि आर्कटिक पर जो भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, ये उसका एक संकेत है, और शायद अमेरिका की भविष्य की रणनीति का भी। आज की चर्चा का मकसद इसी जटिल तस्वीर को थोड़ा साफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ट्रंप के नैरेटिव पर ही आते हैं। उनका मुख्य तर्क क्या है? जब वो कहते हैं कि कनाडा कमजोर है या वल्नरेबल है, तो उनका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रंप का नैरेटिव बहुत सीधा और साफ है। वो कह रहे हैं कि कनाडा का जो आर्कटिक क्षेत्र है, जो कि बहुत विशाल है, वो रूस और चीन के खतरों के सामने पूरी तरह से असुरक्षित है। उनके मुताबिक कनाडा अपनी रक्षा पर इतना कम खर्च करता है कि वहां एक सिक्योरिटी गैप बन गया है, एक तरह का खालीपन। और उनका मानना है कि इस खालीपन को कोई और भरेगा। हाँ, बिल्कुल। उनका तर्क है कि रूस और चीन इसी का फायदा उठा सकते हैं और इस इलाके पर अपना दबदबा कायम कर सकते हैं, और यहीं पर वो अपनी चेतावनी का दूसरा हिस्सा सामने रखते हैं। अगर कनाडा अपनी उत्तरी सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकता तो अमेरिका को दखल देना होगा। मतलब कि हम कर देंगे तुम्हारी सुरक्षा। हाँ, संदेश साफ है, या तो अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाओ या फिर हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे। ये तो एक तरह से सीधी धमकी लग रही है। लेकिन कनाडा तो एक बहुत बड़ा और विकसित देश है। क्या कोई खास भौगोलिक वजह है जिसे इन स्रोतों में कनाडा की कमजोरी के तौर पर दिखाया जा रहा है? यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है, जो इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखी है। दुनिया की जो सबसे लंबी आर्कटिक तटरेखा है, यानी कोस्ट लाइन, वो रूस की नहीं है। क्या? रूस की नहीं? तो फिर किसकी है? वो कनाडा की है। अरे वाह, ये बात तो शायद 99% लोगों को नहीं पता होगी। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि कनाडा के उत्तर में हजारों छोटे बड़े द्वीप हैं। तो जब इन सभी द्वीपों की कोस्टलाइन को आप जोड़ते हैं तो वो रूस से भी लंबी हो जाती है। लेकिन यही विशालता इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अच्छा। हाँ, ये पूरा इलाका लगभग खाली है, आबादी ना के बराबर, और मौसम इतना सख्त है कि यहाँ साल भर किसी भी तरह की सैन्य तैनाती बनाए रखना बेहद महंगा और मुश्किल काम है। मतलब एक विशाल, खाली और मुश्किल इलाका जिसकी निगरानी करना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। और ट्रंप इसी बात को पकड़ रहे हैं। स्रोतों के मुताबिक उनका कहना है कि इस पूरे इलाके में स्थायी सैन्य अड्डों की भारी कमी है। यहाँ तक कि जो दशकों पुराना अर्ली वार्निंग सिस्टम है, नोरैड, जो उत्तरी अमेरिका की हवाई सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है, वो भी अब पुराना हो चुका है। पुराना किस लिहाज से? मतलब क्या ये काम नहीं कर रहा? काम तो कर रहा है, लेकिन ये उस जमाने के लिए बना था जब खतरा सोवियत संघ के बड़े बड़े बॉम्बर जहाजों से था, जो धीरे धीरे आते थे। हाँ, जिन्हें रडार पे पकड़ना आसान था। आज का खतरा है हाइपरसोनिक मिसाइलें। ये आवाज की गति से 5 से 10 गुना तेजी से आती हैं और रडार की पकड़ में आए बिना हमला कर सकती हैं। नोरैड का जो मौजूदा सिस्टम है, वो इन मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी गैप है। बहुत बड़ा। ठीक है, तो हमने कनाडा की भौगोलिक और तकनीकी कमजोरी को समझ लिया, लेकिन ट्रंप सिर्फ भूगोल की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधे सीधे रूस और चीन का नाम ले रहे हैं। इस तस्वीर में ये दोनों देश कहाँ से आते हैं? रूस से शुरू करते हैं। जो दस्तावेज हमारे सामने हैं, वो साफ दिखाते हैं कि आर्कटिक में अगर कोई एक सैन्य महाशक्ति है, तो वो रूस है। रूस ने सोवियत संघ के समय के अपने सभी पुराने आर्कटिक सैन्य अड्डे न सिर्फ फिर से खोल दिए हैं, बल्कि उन्हें अत्याधुनिक हथियारों से लैस भी कर दिया है। अच्छा, किस तरह के हथियार? मतलब कुछ खास है क्या वहाँ? वहां पर S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, बैस्टियन कोस्टल डिफेंस मिसाइलें हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या? उन्होंने वहां हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात की हैं। इसके अलावा उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर आइस ब्रेकर जहाजों का बेड़ा है, जो मोटी बर्फ को तोड़कर रास्ता बना सकते हैं। है ना? हाँ, बिल्कुल। यानी वो साल भर आर्कटिक में कहीं भी आ जा सकते हैं। ट्रंप के नजरिए से ये उत्तरी अमेरिका के दरवाजे पर एक सीधा सैन्य खतरा है। और चीन का क्या? चीन की तो कोई सीमा आर्कटिक से लगती भी नहीं।
वो इस समीकरण में कैसे फिट होता है? यहीं पर चीन की रणनीति बहुत दिलचस्प और दूर की सोच वाली है। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है। मतलब आर्कटिक के करीब का देश। हाँ, ये एक बहुत चालाक शब्द है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में तो इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन ये उन्हें बातचीत की मेज पर एक कुर्सी जरूर दे देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक भू राजनैतिक दावा है और इसी दावे के आधार पर वो आर्कटिक में भारी निवेश कर रहा है। वहाँ रिसर्च स्टेशन बना रहा है, बंदरगाहों के विकास में पैसा लगा रहा है और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक पोलर सिल्क रोड को भी बढ़ावा दे रहा है। एक नया समुद्री व्यापार मार्ग। हाँ, जो यूरोप और एशिया के बीच स्वेज नहर वाले रास्ते से काफी छोटा होगा। तो क्या ये जो हाल ही में ईवी टैरिफ हटाने वाली ट्रेड डील हुई है, उसे ट्रंप चीन के इसी लॉन्ग गेम के एक सबूत की तरह देख रहे हैं कि कनाडा आर्थिक रूप से चीन के करीब जा रहा है? निश्चित रूप से। ट्रंप का तर्क यही है कि चीन की आज की जो आर्थिक और वैज्ञानिक मौजूदगी है वो कल सैन्य लाभ में बदल सकती है। उनका कहना है कि जो निवेश आज आर्थिक लग रहा है वो कल चीन को वहां एक मजबूत रणनीतिक पकड़ दे सकता है। कनाडा का चीन के साथ आर्थिक रूप से जुड़ना ट्रंप के नैरेटिव में खुद को और ज्यादा कमजोर बनाना है। तो अगर हम इन सभी बातों को जोड़ के देखें तो क्या ये सच में कनाडा की सुरक्षा की चिंता है, या इसके पीछे ट्रंप के कुछ और इरादे छिपे हैं? देखिए, इन रिपोर्ट्स में एक बात पर खास जोर दिया गया है कि ट्रंप के इस बयान के पीछे एक से ज्यादा मकसद हैं। पहला और सबसे साफ मकसद है कनाडा पर रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए दबाव बनाना। वो नेटो वाला 2% का लक्ष्य है ना? हाँ, बिल्कुल। नेटो का लक्ष्य है कि हर सदस्य देश अपनी जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करे। कनाडा का खर्च लंबे समय से इस लक्ष्य से काफी नीचे, लगभग 1.4% के आसपास रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या ये तर्क थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जा रहा? मतलब क्या कोई देश सच में आज के दौर में कनाडा जैसे G7 देश पर कब्जा करने की सोचेगा? ये थोड़ा फिल्मी नहीं लगता? सीधे कब्जे की बात शायद ना हो, पर प्रभाव और पहुंच के बात जरूर है। इसे एरिया डिनायल रणनीति कहते हैं। मतलब ये नहीं कि रूस या चीन वहां अपनी सेना भेजकर कब्जा कर लेंगे। मतलब ये है कि वो उस इलाके में इतनी सैन्य ताकत बना लेंगे कि जरूरत पड़ने पर वो अमेरिका या कनाडा को वहां आने से ही रोक सकें। अच्छा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सामरिक जीत होगी। और ट्रंप का दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद, जो शायद ज्यादा बड़ा है, वो है आर्कटिक में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और नेतृत्व को सही ठहराना। उनका संदेश साफ है, सहयोगी देश या तो अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करें या फिर अपनी स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी खो दें। सुरक्षा की गारंटी मुफ्त नहीं है। ये तो अमेरिका फर्स्ट नीति का ही एक विस्तार लग रहा है। बिल्कुल वही है। इस पूरे दबाव पर कनाडा का क्या रुख है? क्या वे इस नैरेटिव को मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कनाडा ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप के बयान को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि आर्कटिक पर उनका हक और संप्रभुता पूरी तरह से सुरक्षित है। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी आर्कटिक रक्षा का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। इस बारे में कोई ठोस जानकारी है कि वे क्या कर रहे हैं? हाँ, इन दस्तावेजों में इसका जिक्र है। कनाडा सरकार ने नए आर्कटिक ऑफशोर पेट्रोल जहाजों की बात की है और सबसे बड़ा कदम है नोरैड के आधुनिकीकरण के लिए लगभग $40 अरब के पैकेज को मंजूरी देना। तो वो तैयारी तो कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, लेकिन उनका नजरिया अमेरिका से अलग है। किस तरह से? उनका सबसे बड़ा वैचारिक मतभेद यह है कि कनाडा सुरक्षा को एक मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय मुद्दे के तौर पर देखता है। वो मानते हैं कि आर्कटिक की सुरक्षा सभी आर्कटिक देशों की साझा जिम्मेदारी है और इसे बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, न कि सैन्य टकराव से। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अचानक पूरी दुनिया का ध्यान आर्कटिक पर क्यों चला गया है? दशकों तक तो ये बस एक बर्फीला वीरान इलाका था। इसकी सबसे बड़ी और सीधी वजह है जलवायु परिवर्तन। आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों से दुगनी से भी ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। और ये सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक और आर्थिक बदलाव है। बर्फ पिघलने से 3 बड़ी चीजें हो रही हैं। वो क्या है? पहला, नए शिपिंग रूट खुल रहे हैं, खासतौर पर नॉर्दर्न सी रूट और नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ये रास्ते एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को हजारों किलोमीटर कम कर देते हैं, जिससे व्यापार में अरबों डॉलर की बचत होगी। हाँ। दूसरा है संसाधन। अनुमान है कि दुनिया के अब तक न खोजे गए तेल और गैस के भंडारों का एक बड़ा हिस्सा आर्कटिक में बर्फ के नीचे दबा है। और दुर्लभ खनिज भी। बिल्कुल, रेयर अर्थ मिनरल्स भी, जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, तीसरा है सैन्य पहलू। बिल्कुल।
बर्फ का पिघलना मतलब नौसेना के जहाज़ों और पनडुब्बियों के लिए साल भर आवाजाही का रास्ता खुलना। जी जी। जो देश इस इलाके को नियंत्रित करेगा, उसे एक बहुत बड़ा सामरिक फायदा मिलेगा। स्रोतों में एक बहुत ही ताकतवर लाइन कही गई है क्या? कि आर्कटिक अब एक फ्रोजन बफर जोन से बदलकर एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बनता जा रहा है। वाह, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब जो इलाका कभी दुनिया के लिए एक प्राकृतिक दीवार था, अब वो व्यापार और शायद जंग के लिए एक सुपर हाईवे बन रहा है। बिल्कुल, यही वो बदलाव है जो इस पूरे क्षेत्र को भविष्य में एक बड़े वैश्विक संघर्ष का केंद्र बना सकता है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये भविष्य के व्यापार मार्गों, ऊर्जा स्रोतों और सैन्य संतुलन को नियंत्रित करने की लड़ाई है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि ट्रंप का कनाडा को लेकर दिया गया बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। ये उस बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें एक पिघलता हुआ आर्कटिक है, बढ़ते हुए वैश्विक दांव हैं जहां रूस और चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं और अमेरिका अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। ये कहानी कनाडा की रक्षा से कहीं ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर दुनिया भर के गठबंधनों को सोचना होगा। जब एक शक्तिशाली देश किसी सहयोगी को सुरक्षा देने की पेशकश करता है, तो सुरक्षा प्रदान करने और उसकी संप्रभुता को कमजोर करने के बीच की जो महीन रेखा है, वो कहाँ होती है? सुरक्षा का ये प्रस्ताव किस बिंदु पर नियंत्रण का एक रूप बन जाता है? हाँ, ये वो सवाल है जिसका जवाब आज के बदलते हुए भू राजनीतिक माहौल में हर देश को खुद खोजना होगा।